हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 12 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 जो हमारा है ये है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, जिसको कि हम परितंत्र भी कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र ये जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर से और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है आपका इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, इकोसिस्टम जो टर्म है यानी पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, इसको सबसे पहले दिया किसने। तो पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एजी टेंसले ने किया था सन 1935 में, यानी 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, एजी टेंसले ने किया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है यानी इकोसिस्टम हमारा एक्चुअल में है क्या, इकोसिस्टम की जो परिभाषा है इसको भी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्टों ने दी है। नॉर्मल तौर पे यदि हम समझें तो इकोसिस्टम है क्या, देखिए किसी भी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले जो सभी जीव होते हैं तथा पर्यावरण के जो प्राकृतिक संबंध होते हैं, इनके द्वारा जो बना तंत्र होता है आपस में, इसे ही हम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई विशेष स्थान है, अब उस विशेष स्थान पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो जीव हैं, उन जीवों का पर्यावरण के साथ जो प्राकृतिक संबंध है, पर्यावरण के साथ जो भी प्राकृतिक संबंध है, उन संबंधों के द्वारा जो एक तंत्र बनता है, इसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, या हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो भी सभी जीव होते हैं, उनका आपस में इन्वायरमेंट के साथ या वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ आपस में क्या प्राकृतिक संबंध है, और इनके संबंधों के माध्यम से जो पूरा का पूरा एक सिस्टम या तंत्र तैयार होता है, इसे ही हम कहते हैं परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। अब यदि हम बात करें किसी भी परितंत्र की, जो परितंत्र को जो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को हम प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जीव जो होते हैं ये आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। कोई भी जीव जंतु है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट होता है, आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, और वो आसपास के पर्यावरण के साथ ही अपना प्राकृतिक समन्वय जो है स्थापित करके रखता है। बात करते हैं हम किसी भी बायोटिक कंपोनेंट की या अबायोटिक कंपोनेंट की। यदि हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, तो उसमें कुछ जैविक घटक भी आपको दिखाई देंगे, कुछ अजैविक घटक भी दिखाई देंगे। इनके मध्य आपस में जो रिलेशन होता है यानी आपस में जो संबंध होता है, उन संबंधों के आधार पर जो एक सिस्टम या तंत्र का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम या परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है वो है ओडम की। ओडम के अनुसार यदि हम देखें कि किसी भी प्रकार से परितंत्र या इकोसिस्टम है क्या, तो देखिए एपी ओडम ने क्या कहा कि जो परितंत्र होता है ये पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो मेन फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी इकोसिस्टम की, किसी भी इकोलॉजी की, वो होती है इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोलॉजी की जो मूल इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई, वो होती है इकोसिस्टम। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है ये किसी भी इकोलॉजी की मूल क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि बेसिक जो इकाई होती है, यूनिट जो कि इकोसिस्टम को तैयार करती है, वो होती है इकोलॉजी। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जैवीय समुदाय तथा अजैवीय समुदाय दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम कल्पना करें कि जो हमारा इन्वायरमेंट या वातावरण या पर्यावरण है वो केवल जैविक घटकों से ही मिलकर के बन जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की या वातावरण की, तो उसमें कुछ सजीव भी आते हैं, कुछ निर्जीव भी आते हैं, यानी कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट। तो दोनों के समन्वय से आपस में जो स्थापित एक प्रकार का तंत्र होता है, वही होता है हमारा इकोसिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इकोसिस्टम के 2 प्रमुख घटक होते हैं। इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट या घटक हैं ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर से इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि इकोसिस्टम के जो जैविक घटक हैं या पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रमुख जैविक घटक हैं, इनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पे अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने इंपॉर्टेंट घटक हैं और उन घटकों का यहां पे पूरा का पूरा डिटेल में वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इकोसिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट की,
तो पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, यानी कि इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक है जैविक घटक और दूसरा घटक है अजैविक घटक। पहला घटक है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट इसको हम कहते हैं, दूसरा है अजैविक घटक जिसको कि हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट की। नाम से स्पष्ट है कि जैविक घटक अर्थात ऐसे घटक के अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जिनमें कि जीवन होता है, यानी इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैविक सदस्य या जीवित जीवधारी आते हैं। जैसे कोई भी जीवित जीवधारी हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो सकता है, इसके अलावा एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बायोटिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जैविक, मतलब इस घटक के अंतर्गत सभी के सभी ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाता है जिनमें कि जीवन होता है, अर्थात जो जीवधारी जीवित रहते हैं, जैविक सदस्य होते हैं, उनको ही इस जैविक घटक में शामिल किया गया है। जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, इसके अलावा जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, यानी कि जैविक घटक में आते हैं। अब बात करते हैं यदि हम जैविक घटक की या बायोटिक कंपोनेंट की, तो जैविक घटक को हम पुनः तीन श्रेणियों में बांटते हैं। जो हमारा जैविक घटक है उसको हम तीन श्रेणियों में बांटते हैं। पहला जो है वो है प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं उत्पादक। दूसरा इंपोर्टेंट घटक है उपभोक्ता, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। और तीसरा है अपघटक, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर। तो यहां पे हम एक एक करके सबसे पहले जैविक घटक का जो पहला प्रमुख भाग है वो है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पादक या प्रोड्यूसर क्या होते हैं। देखिए, उत्पादकों की जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज आती है वो होती है हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं, यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ये एक प्रक्रिया करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जो भी हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अर्थात जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी पौधे कौन होते हैं? हरे पौधे। क्यों? क्योंकि हरे पौधों के अंदर उपस्थित होता है एक वर्णक जिसका नाम है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम। तो इस पर्णहरिम की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, अर्थात ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनको ही हम उत्पादक में शामिल करते हैं। यानी उत्पादकों के अंतर्गत केवल और केवल हरे पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है उपभोक्ता, यानी इसके अंतर्गत सभी के सभी विषम पोषी जीव आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जीव आते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। तो जो उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। तो तीनों हो सकते हैं, यानी उपभोक्ता या डीकंप्यूजर शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उत्पादक के अंतर्गत सभी के सभी स्वपोषी पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि उपभोक्ता की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी के सभी विषम पोषी जीव आते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ये कहलाते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। इस आधार पे अब हम बात करेंगे उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता पुनः तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता में जो पहला उपभोक्ता होता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? ऐसे उपभोक्ता जो कि अपना भोजन डायरेक्टली प्रोड्यूसर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अर्थात ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन डायरेक्टली यानी कि सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी तो ये होते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये
जितने के जितने जीव हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ये डायरेक्टली किस पर आश्रित होते हैं? प्रोड्यूसर पर, यानी कि उत्पादकों पर। तो उत्पादक को डायरेक्ट ये खाते हैं और अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो डायरेक्ट उत्पादकों का भक्षण करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। और यह भी याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया सॉरी, इसके अलावा हिरण हो गया, इसके अलावा बकरी हो गई। ये सभी के सभी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये सभी के सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल होते हैं। तो उपभोक्ता में पहला उपभोक्ता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अब यदि हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए प्रायः मांसाहारी जीव आते हैं और ये अपना भोजन जो है शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे सभी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि डायरेक्ट प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीवों का भक्षण करते हैं। चूंकि ये जीवों का भक्षण करते हैं इसलिए ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शाकाहारी जीवों का अपना भक्षण करते हैं या शिकार करते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जीव मांसाहारी होते हैं और ये अपना भोजन किसमें से प्राप्त करते हैं? तो ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी के सभी मांसाहारी जीव आते हैं और ये अपना भोजन के लिए किस पर आश्रित होते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के ऊपर। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करके या शिकार करके ही ये अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेढक की यदि हम बात करें, मछलियों की यदि हम बात करें, पक्षियों की यदि हम बात करें, इसके अलावा भेड़िया जो है, ये सभी के सभी द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता देखिए क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स। ये भी मांसाहारी होते हैं तथा द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। देखिए अब तृतीयक उपभोक्ता किनका भक्षण करेंगे? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का। द्वितीयक उपभोक्ता किसका भक्षण कर रहे थे? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का। तो अब द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण कौन करता है? तो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता ये भक्षण करते हैं द्वितीयक उपभोक्ताओं का। अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये स्वयं किसी का शिकार नहीं होते, यानी इनका भक्षण कोई भी नहीं करता, इसीलिए इन्हें हम उच्चतम उपभोक्ता या हम इन्हें टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बड़ी मछलियां हो गई, बाज हो गया, शेर हो गया, चील हो गई, इसके अलावा बाघ, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं टर्सरी कंज्यूमर्स के यानी कि तृतीयक उपभोक्ताओं के। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये उच्चतम उपभोक्ता कहलाते हैं, टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपघटक की। जो हमारा जैविक घटक है उसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। तो ये प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया तथा कवक आदि। यानी इसके अंतर्गत कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, कई प्रकार के एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया आते हैं जो कि मृत जीवी होते हैं। और ये क्या करते हैं? कोई भी जीव जब मृत हो जाते हैं तो मृत जीवों के जो जटिल यौगिक होते हैं उनको अपघटित करते हैं और उनको अपघटित करने के पश्चात सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अपघटक या डिकम्पोजर होते हैं ये प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक आदि। ये क्या करते हैं? किसी प्रकार से जो जीव यानी टर्सरी कंज्यूमर के जो जीव खत्म हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उनका भक्षण करते हैं और उनको अपघटित करके सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो ये हुई बात किसकी? अपघटक की। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट की। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत सभी के सभी जो जीव आते हैं वे ऐसे जीव आते हैं जो कि आजीवित भौतिक रासायनिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत पर्यावरण के सभी आजीवित भौतिक रासायनिक कारक आते हैं, अर्थात ऐसे कारक जो कि आजीवित होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, ये सभी के सभी कारक आते हैं किसके अंतर्गत? अजैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटकों को भी देखिए यहां पे 3 भागों में बांटा गया है। पहले घटक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत कुछ खनिज तत्व आते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, इसके अलावा
फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि। वह इसके अलावा कुछ गैसें भी आती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। यानी जो अजैविक घटक होता है इनको हम मुख्य रूप से 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला है अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कई सारी चीजें आती है जैसे खनिज पदार्थ आते हैं और गैसें आती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं वो है कार्बनिक पदार्थ यानी कि इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिनमें कि कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आदि। ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये पदार्थ जैविक या अजैविक घटकों के मध्य संबंध को भी स्थापित करते हैं। वहीं जो तीसरा प्रकार है वो है जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अजैविक घटक आते हैं उसमें से अधिकतर चीजें जो है वो है जलवायवीय कारक। इसके अंतर्गत देखिए भौतिक कारक आते हैं जैसे ताप हो गया, टेम्परेचर, वर्षा हो गया, इसके अलावा प्रकाश, हवा, आर्द्रता एवं मृदीय कारक, मृदा में पाए जाने वाले कारक, मृदा में उपस्थित जल हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जलवायवीय कारक होते हैं। यानी अजैविक घटकों को भी हमने 3 पार्ट में पढ़ा। पहला है यहाँ पे भौतिक कारक, इसके अंतर्गत या आप इसको अकार्बनिक कारक कह सकते हैं। अकार्बनिक के अंतर्गत आपने देखा कि कई सारे खनिज पदार्थ आते हैं, वह कई सारी गैसें आती है। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कार्बनिक कंपाउंड आते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। जो जलवायवीय कारक होते हैं इसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती है जैसे ताप, वर्षा, हवा, आर्द्रता आदि। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट, जो इकोसिस्टम है वो हमारा मुख्य रूप से 2 ही घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है किसी भी इकोसिस्टम के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।